रशिया के जो साबिक, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। रशिया के साबिक वजीर दिफा और वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत सीनियर पोस्ट हैं, 2012 से 2024 तक वो तकरीबन 12 साल वजीर दिफा रहे हैं। उससे पहले वो एनवायरनमेंट को देखते रहे हैं। तो वो जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं अफगानिस्तान में, और यहाँ पे और उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अब्दुल जो हैं मुत्तकी साहब से भी हुई है, बिरादर मुल्ला बरादर से भी हुई है, बाकी शख्सियात से भी उनकी मुलाकात हो रही है। मैं तास को कोट कर रहा हूँ, रशियन जो खबरसां इदारा है, रशिया टू डेवलप बायलैटरल कोऑपरेशन विद अफगानिस्तान। अच्छा, ये जो है ये सरजाई शोगो वहाँ पे मौजूद हैं, और इनकी जो 12 स्लाइड में टर्किश मीडिया को कोट करूँ तो रशियन सिक्योरिटी चीफ जो हैं वो अफगान ऑफिशियल से मिले हैं काबुल में। अच्छा, और इसमें खलीज टाइम्स ये खबर दे रहा है कि रशियन सिक्योरिटी चीफ ने 13 एश्योर करवाया है तालिबान को कि वो ब्लैक लिस्ट से निकालें, और उससे एक रोज़ पहले ही अगर मैं 15 स्लाइड यहाँ पे दिखाऊँ तो चाइना के एनवॉय ने जो है वो बीजिंग की तरफ से वहाँ पे दौरा करके मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात की और अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की बात की है। अच्छा, यहाँ पर ये इस तनाजुर में बात करूं कि बेलारूस जाहिर है कि बहुत ज़्यादा रशिया के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, उनके रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, और रशिया और चाइना इस वक्त बहुत यानी एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसे ख़त्म करवाने की, और अफगान सॉइल से जो दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान में उसको ख़त्म करवाने के लिए। और यहाँ पर पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई थी रशिया को भी और चाइना को भी, और ख़ास तौर पे जो चाइना के शहरियों पे हमले पाकिस्तान में हुए और बाकी सारे वाक़यात। तो रशिया और चाइना इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बड़ी पावर्स, और उसमें काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है, जिसके बाद रशिया की तरफ से कहा गया कि ब्लैक लिस्ट, और ये उस वक्त हो रहा है जब बेलारूस के रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। तो ये इस एक आप समझें कि ये इस खित्ते में तलखियाँ, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई ब्लॉक, लेकिन ये कि तलखियाँ ख़त्म करवाने की बात हो रही है, और उसमें रशिया और चाइना जो है प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में भी हैं, वो अफगानिस्तान में भी हैं, वो पाकिस्तान से ब्रीफिंग भी लेके गए वो, तो ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, और ऐसा होना चाहिए। पड़ोसी मुल्क हैं और उनकी सरजमीन किसी भी तौर पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है और बड़ी वो हैरान कुन बात है, वो ये है कि जर्मनी ने जो है वो अपने यहाँ जो उनके बंकर्स बने हुए हैं, यानी जेर ज़मीन पनागाहें, बंकर्स, खंदकें तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बंकर्स यानी जो घरों के नीचे और इमारतों के नीचे, उन्होंने वो सारे बंकर्स को अपने मुल्क में उन्होंने उसकी एक डिजिटल लिस्ट बनाने का ऐलान कर दिया है कि डिजिटल लिस्ट बनाई जाएगी। और वो डिजिटल लिस्ट, इसलिए मैं टेलीग्राफ यहाँ कोट कर देता हूँ 4 स्लाइड, वो ये डिजिटल लिस्ट बना के वो तमाम जर्मन शहरियों को वो देने जा रहे हैं, ये जो खंदकों की डिजिटल लिस्ट। और वो डिजिटल लिस्ट इसलिए देने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इम्कानात हैं कि रशिया जो है वो नेटो के किसी भी मुल्क जिसमें जर्मनी भी है वो वहाँ पे हमला कर सकता है रशिया। तो उस सूरत में जो तमाम के तमाम जो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं, जो पनागाहें हैं, उनकी एक लिस्ट बना के वो कोई 500 550 हैं जो इस वक्त मौजूद हैं ऐसे बंकर्स। अच्छा, इसमें कार पार्किंग्स भी हैं, इसमें जो है वो मुख्तलिफ बेसमेंट्स हैं। ये जो बंकर्स हैं ये पहली जंग अजीम में जर्मनी में बहुत बड़ी तादाद में बंकर्स बने थे, और दूसरी जंग अजीम जो है उसमें तो उसमें भी बंकर्स बने थे, और बंकर्स जो हैं वो वहाँ पे जब भी हमले होते थे इत्तेहादी फ़ौजों के, तो जो जर्मन्स थे वो बंकर्स में पनाह लेते थे। और यहाँ पर मैं सबको याद दिलाता चलूँ कि जो एडोल्फ हिटलर जो हैं वो जब सोवियत फ़ौजें पहुँची अप्रैल 1945 में, तो उन्होंने भी एक बंकर में पनाह ली। उसके 2 हिस्से थे। एडोल्फ हिटलर के लिए ये बंकर जो है ये
1938 से तैयार होना शुरू हो गया था, 44 तक मुकम्मल हो गया था। तो इसमें पनाह ले ली थी आखिरी दिनों में, अप्रैल में, और इसी में जो एवा हैं उनके साथ जो हिटलर ने फिर आखिरी दिनों में शादी भी की थी। और 29 अप्रैल 1945 को उन्होंने इसी बंकर में, जो कि फ्योरर का बंकर है, इसको मुख्तलिफ अंदाज में प्रोनाउंस करते हैं जर्मन और अमेरिका, लेकिन ये कि फ्योरा ज़्यादा कहा जाता है कि लीडर। तो आखिरी दिनों में यहीं पे हिटलर की शादी हुई थी, और शादी के अगले दिन हिटलर ने और उनकी अहलिया ने, दोनों ने पहले साइनाइड के कैप्सूल खाए थे, जहर जो होता है, और उसके बाद ये, और हिटलर ने कहा था कि सोवियत फौजें इससे पहले कि आके कब्जा करें और हमें यहाँ से गिरफ्तार करें, तो इस बंकर में हिटलर ने और उनकी अहलिया ने शादी के अगले दिन जो है वो पहले साइनाइड के कैप्सूल्स खाए थे, और उसके बाद जो है वो हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली थी, लेकिन एवा जो है वो गोली नहीं मारी थी। हिटलर ने अपनी वसीयत लिखी थी कि इस बंकर से जब वसीयत ये थी कि दोनों की लाशें पीछे बाग में जाके जला दी जाएं, ताकि सोवियत यूनियन की जो फौजें पहुंचें वहाँ तक, बंकर तक। ये फ्योरर का बंकर, फ्योरर का मतलब है कि कायद, लीडर, ये जर्मनी में तो फ्योरर बंकर के नाम से वो वहाँ पे बंकर जो है आज भी उसकी बाकियात मौजूद है। तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि बंकर्स की बड़ी अहमियत। 12 एनीवे वो लाशें जला दी गई, हिटलर की और एवा की, दोनों की लाशें जला दी गई, लेकिन और उसके साथ जो जोसेफ गोबल थे, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने और उनकी बीवी ने खुदकुशी कर ली, अपने 6 बच्चों को जहर दिया और उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। सारा बंकर्स में हुआ था। तो जो जर्मन हैं उनकी तारीख में बंकर्स की बड़ा एक रोल। अब उन्होंने दोबारा से ये बंकर्स को अपने जो है, ये गार्डियन को भी मैं कोट कर देता हूं पहली स्लाइड के, जर्मन्स जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं लिस्ट ऑफ बंकर्स। रशिया की टेंशन के दौरान उन्होंने बंकर्स को दोबारा एक्टिव करने का फैसला किया। कई बंकर्स ऐसे हैं जहां पे होटल्स खुल गए, कई बंकर्स ऐसे हैं जहां पे जो है वो मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स का वो हिस्सा बन गए, लेकिन बंकर जो हैं वो वहाँ पे ट्रेन स्टेशंस को भी बंकर्स का वो, मतलब ये हमले के ख़तरात हैं कि जी रशिया जो है, क्योंकि अमेरिका और जो बरतानिया और बाकी असला वहाँ इस्तेमाल हुआ है, प्यूटिन ने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की है, उन्होंने कहा कि हम नेटो मुल्कों पे हमला करेंगे आने वाले दिनों में। तो जर्मन जो हैं वो उन्होंने बंकर्स की दोबारा अपने मुल्क, पूरे मुल्क में डिजिटलाइज्ड लिस्ट बनाने का फैसला कर लिया है कि अगर रशियन अटैक हो किसी किस्म का, तो लोग फौरी तौर पे देखें कि उनके सबसे आसपास कौन सा बंकर मौजूद है और उस बंकर में चले जाएं। तो ये यूरोप के अंदर ये इस वक्त कशीदगी है और एक लेवल, नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। दूसरी जो बात है इसमें जो इंपॉर्टेंट वाकयात, ये एक जंग है, ये एक ही जंग है, उसके बहुत सारे महाज हैं। और ये बात आप इस तरह से देखें कि रशिया एक तरफ तो आप देखें कि वो यूरोप में यूक्रेन के साथ फटा पड़ा हुआ है, जर्मनी जो है उसने बंकर्स अपने एक्टिव कर दिए हैं कि ऐसा ना हो कि भाई जर्मनी के ऊपर अटैक हो जाए। जर्मन चूँकि जर्मनी नेटो का मुल्क है, बल्कि सबसे बड़ी नेटो की एयरबेस वहीं है, अगर रोमानिया को छोड़ दें तो उनकी जो मिलिट्री बेस है वही रैमस्टीन एयरबेस है। तो लेकिन उसके साथ ही रशिया ने आज एक और बात की, जो मैं हमेशा कहता हूं ना कि ये एक ही बड़ी जंग। रशिया ने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने अपने मिसाइल्स एशिया में लगाए, यानी पैसिफिक में अपने मिसाइल्स को नस्ब किया, यानी साउथ चाइना सी, ताइवान, फिलीपीन, साउथ कोरिया, ये जो पूरा जो चाइना के साथ फटा पड़ा हुआ है अमेरिका का, अगर अमेरिका ने अपने मिसाइल एशिया में नस्ब किए तो रशिया अपने मिसाइल एशिया में लेकर आ जाएगा। यानी रशिया जो है वो, अभी तो यूक्रेन से लड़ाई हो रही है ना, अभी वो पैसिफिक में तो रशिया नहीं आया हुआ, ठीक है, लेकिन रशिया अभी तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया यूरोप में आया है। रशिया ने आज कहा है कि हम, अगर अमेरिका ने वहां पर लगाए चाइना के अगेंस्ट, तो हम अपने मिसाइल लेके, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है बाकी, वो सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, वो हम पैसिफिक साइड पर भी लेकर आ जाएंगे। और ये जो है ये एक बड़ी, मेरा ख्याल है इसको चाइना डेली को हम कोट करते हैं यहाँ पे 31st स्लाइड अगर हम दिखा सकें कि रशिया को डिप्लॉय मिसाइल्स इन एशिया इफ यूएस मिसाइल्स अपीयर देयर। ये बड़ी जो है सिग्निफिकेंट बात है। और इसी को भी 29 स्लाइड में चाइना का मीडिया कोट कर रहे हैं कि रशिया को डिप्लॉय मिसाइल्स इन एशिया इफ यूएस मिसाइल्स अपीयर्स देयर। ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि देखें ना वहां, इसका मतलब, मैं जो बात हमेशा कहता हूं कि ये एक ब्लॉक्स हैं या इनकी हतमी शक्ल क्या होगी, कैसे होगा। रशिया एशिया में अपने
मिसाइल्स को नस्ब करेगा। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि वो ट्रम्प साहब ने जो है पूरी दुनिया की मईशत को धबड़दूज कर दी है उन्होंने। वो कहते हैं कि जी 25% जो है वो टैरिफ लगेगा मैक्सिको पे और कनाडा पे, और 10% लगेगा चाइना पे। अच्छा, अब चाइना पे तो चलें 10% लगेगा तो चाइना पे तो कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ेगा, चाइना पे तो पहले भी लगता है, लेकिन मैक्सिको और कनाडा पे अगर लगता है तो मैक्सिको और कनाडा पे वो 25% लगाते हैं। ये ज़हन में रखें, टैरिफ का मतलब होता है महसूलात, यानी बाहर से जो अगर आप कोई चीज़ मंगाते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम कहें कोई बाहर से चीज़ मंगा रहे हैं जी, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई बाहर से कोई टेलीफोन है, कोई मेकअप का सामान है, कोई वगैरह जो भी कोई चीज़ है, कोई खाने पीने की चॉकलेट्स हैं, कोई जो भी, तो बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं तो हम उस टैरिफ बढ़ा देते हैं ताकि उसमें एक तरह से टैक्स ज़्यादा लग जाए और लोग लोकल मसनूआत को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। भाई बाहर से चीज़ आ रही है तो उसमें, जिसको हम ड्यूटी भी कहते हैं, पाकिस्तान में ड्यूटी लग गई ज़्यादा, तो वो टैरिफ्स, अब टैरिफ्स इसलिए लगा रहे हैं वो मैक्सिको से आने वाली चीज़ों पे या कनाडा से आने वाली चीज़ों पे, चाइना, ताकि लोकल अमेरिकन जो है वो सनत तरक्की करे। लेकिन मसला ये है कि मैक्सिको से क्या आता है उनके पास, मैक्सिको आती हैं उनके पास गाड़ियाँ कौन सी आती हैं? जो यूरोप बनाता है, ये BMW और ये सारे इनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो मैक्सिको में लगी हुई हैं। और मैक्सिको में भाई मैक्सिको के अपने फैक्ट्रीज कम है, उन्होंने वहां पर अमेरिका के लिए बनाई हुई हैं वो 3.5-4 लाख गाड़ियां, वो मैक्सिको से यूरोपियन BMW, वॉक्सवैगन, ये सारी गाड़ियां मैक्सिको में तैयार होकर जाती हैं वो यूरोप में। उसका नतीजा ही निकला कि वो आज, अगर ये मैं 4 स्लाइड दिखाऊं, कि कैनेडियन डॉलर भी नीचे गिरा, मैक्सिको का पीसो भी नीचे गिरा और यूरोपियन स्टॉक्स भी नीचे गिर गए। ठीक है, क्योंकि कनाडा से तो ऑयल आता है, तो और कनाडा जो है वो ऑयल भी आता है और जाहिर है कि और कुछ मसनूआत भी आती होंगी, तो उन पर टैरिफ का ऐलान होते ही वो तीनों मंडियां जो है वो तीनों उनकी करेंसियां नीचे गिर गई। और यूरोप जो है वो हर्ट हुआ, क्योंकि यूरोप जो है, अगर देखें ना, मैक्सिको, यूरोप बरह रास्त अमेरिका नहीं भेजता, मैक्सिको में सस्ता उनको लेबर मिल जाता है। उनको बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज जो हैं उनको मैक्सिको में आसानी है कि वो मैक्सिको में तैयार करें अपना गाड़ियाँ वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे, और फिर वो अमेरिका भेजें। तो मेड इन, जाहिर है वो मेड इन यूरोप ही होता है वो सारा, लेकिन वो तैयार जो है वो मैक्सिको में होता है, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ता मिल जाता है, चीज़ें सब। तो वो उन्होंने मैक्सिको को ऊपर ठोंक दिया सारा ये टैरिफ का। पहले दिन मैं फैसला करूँगा, ट्रम्प ने कहा जो पहला दिन होगा मेरा 20 तारीख, उस दिन मैं ऐलान कर दूंगा कि मैं इन मुल्कों में टैरिफ, तो एक माशी जंग भी शुरू हो गई है और उसके असरात आने शुरू हो गए। साथ ही ये जो मामला है, ये मामला भी संगीन हो गया है कि यूरोप जो है, आज ब्रसल्स में इजलास हो रहा है नेटो का और यूक्रेन का, उनके मिनिस्टर्स का, लेकिन वो संजीदगी से ही देख रहे हैं कि क्या अटैक होता है, तो अटैक होता है तो किस सूरत में होता है। बरतानिया में कुछ ड्रोन्स पुरस्कार से घूमते नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद एक डिप्लोमेट को उन्होंने निकालने का ऐलान कर दिया रशिया ने, उन्होंने कहा वो स्पाइंग कर रहे थे, तो कशीदगी बढ़ रही है। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन के मीडिया ने आज जो है वो एक उनका एक प्लान सामने आया है उनका, कीव पोस्ट का। वो कहते हैं कि कुछ अरसे में 3 हिस्सों में ये रशिया जो है उसका प्लान है। अब ये ठीक है गलत है जो भी है, वो कहते हैं कि 3 हिस्सों में ये डिवाइड कर देंगे, और 3 हिस्सों में ये डिवाइड करेंगे, और इस तरह से डिवाइड करेंगे कि अगर 11वीं स्लाइड दिखाएं कि एक डिस्प्यूटेड इलाका रहेगा जो मगरबी है, वो रोमानिया और रशिया और जो हंगरी और बल्गारिया और ये मुल्क उस पर लड़ते रहेंगे आपस में, और दरमियान में जो है एक जो कीव का इलाका है वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाएगी जो रशिया के साथ होगी, और फिर एक इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पे रशिया का। तो ये यूक्रेन को 3 हिस्सों में तकसीम करने का, ये कीव से स्टेटमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये 3 हिस्सों में तकसीम करने का रशिया का प्लान है और उस पर रशिया अमल कर रहा है। ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने जारी की है। अच्छा, ये यूरोप की जो जंग है, ये यूरोप की जंग, ये इसमें ज़ाहिर है वो फेंटेनल जो मनशियात हैं उनके ऊपर भी, ये दवाई है जो मनशियात में इस्तेमाल, उसको भी वजह बनाया कि चाइना पे इसलिए भी हम टैरिफ में। अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि बार्गेनिंग चिप के तौर पर ट्रम्प इस्तेमाल करेंगे इसको, कि चाइना से बातचीत हो रही है तो अच्छा हम टैरिफ हटाएं, आगे क्या करें। अच्छा, यूरोप से भी हो रहा है, मतलब ट्रम्प एक अपना ज़हन बना रहे हैं, लेकिन असल जो इशू है वो यूक्रेन में और बाकी दुनिया को खतरा इस बात का है कि बाइडेन जाते जाते क्या कर जाते हैं, जाते जाते वो असला दे के चले गए, और असला उन्होंने कहा फायर करो, और ये यूक्रेन की कशीदगी जो है बढ़ती चली जा रही है। और रशिया ने उसमें कह दिया है कि अगर वहां पर चाइना के साथ पंगा लिया तो हमारा मिसाइल वहां पे आ जाएंगे फौरी तौर पे। ये पहली दफा रशिया ने इस तरह की बात की है, कभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और यकीनन
अभी चाइना तो इसमें खामोश है, चाइना की मीडिया इसको कोट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब इसके तो गलत असेसमेंट वेस्टर्न ऑफिशियल्स की होती है बाज़ दफ़ा। वो कहते हैं कि जी नॉर्थ कोरिया के यूरोप में आने से चाइना खुश नहीं है। वो भाई रशिया ने आगे से कह दिया है कि हम आपके दिफा के लिए पैसिफिक में आ रहे हैं, और पैसिफिक में आने का मतलब है कि फिलिपीन और वहाँ पे जापान है, वहाँ पे साउथ कोरिया है, बाकी मुल्क हैं सारे। तो एक बड़े साउथ कोरिया तो पहली तपा बैठा है कि भाई यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया चला गया, लेकिन अब ये कि रशिया प्रॉपर अगर वहाँ आके मिसाइल अपने लगाता है सिर्फ इस कंडीशन पे कि अगर अमेरिका ने मिसाइल लगा दिए तो हमारे मिसाइल भी आ जाएंगे। यानी रशिया ऑलरेडी जो है वो पैसिफिक में कूद चुका है। कल भी मैंने बात की थी कि आर्कटिक के अंदर भी चाइना और रशिया एक साथ हैं। ये अब ये यूरोप के अंदर भी रशिया और चाइना एक साथ हैं, एक सामने आता है एक पीछे रहता है। इधर उधर पैसिफिक में भी अब रशिया जो है वो चाइना के साथ आ गई है।